गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ सचिन गोयनका। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज की इस वीडियो में हम मोस्टली चर्चा करेंगे किसके ऊपर, जो हमारे वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टूडेंट लास्ट टाइम में एक एज ए रिवीजन के तौर पर पढ़ के जाते हैं। क्योंकि पढ़ा तो सबने पूरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि छूटा हुआ कोई भी चीज़ ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता जो कि एक स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम टाइम में नहीं पढ़ कर जाए। तो मैं आज जो वीडियो आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे, वो वीडियो रिलेट होने वाली है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर से। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एक एग्ज़ाम तो फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट हो चुका है, दूसरा एग्ज़ाम जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो अभी कंप्लीट होना बाकी है। उसी के ऊपर आज हमारा वन शॉट आएगा। तो हम सबसे पहले बात करें कि जो आरएचएस यूनिवर्सिटी है उसके पैटर्न के ऊपर, कि बच्चों का बहुत बार सवाल आ रहा है कि सर हमारे एना फिजियो का पेपर इतना ज़्यादा घुमा कर आया है, हम जो पढ़ कर गए उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बात ऐसी नहीं है, पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ। क्योंकि एग्जामिनर ने जिन बच्चों ने बुक के रेफरेंस से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी थी, उन बच्चों को इस पेपर में बिल्कुल भी समस्या नहीं आई थी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। फिर अब बात रही सॉल्व पेपर वाले बच्चों की, उनका क्या होगा। सॉल्व पेपर वाले बच्चों ने भी अपर सरफेस से जो चीज़ें पढ़ी हैं, अगर वो उन चीज़ों का भी यूज़ करके अगर उस पेपर को करके आते हैं तो उनके लिए भी वो एक यूज़फुल पैटर्न रहेगा। सेकंड जो पेपर आएगा वो आएगा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन आता है कि राइट ए ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। मतलब साइकोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है नर्सिंग का, उसको हमें डिफाइन करना है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये आता है कि साइकोलॉजिकल जो नर्सिंग का साइकोलॉजिकल पॉइंट है हमें उससे डिफाइन करना है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंस जो है नर्सिंग के अंदर किसका, साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो नर्सिंग के अंदर है उसको हमें डिफाइन करना है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, वो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन साइकोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड नर्सिंग इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। आपको ये लग रहा होगा कि मैं हर बार जब भी वीडियो डालता हूँ साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की, सबसे पहले मैं प्रेफरेंस किसको देता हूँ, उसके फर्स्ट चैप्टर को। क्योंकि हमारे जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के अंदर जब हम कम्युनिटी का पेपर पढ़ा, आपने अगर देखा हो कम्युनिटी का पेपर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, उसके अंदर सिर्फ फर्स्ट यूनिट के अलावा किसी भी यूनिट को इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये एग्जामिनर की मर्जी है। मगर पढ़कर हम सारी यूनिट्स गए थे, फिर भी हमें क्या मिला, सिर्फ फर्स्ट यूनिट, ओनली फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन आए थे, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रिंसिपल रोल और उसके इन्वेस्टिगेशन, सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ड थे। बच्चों ने पहले क्वेश्चन को ही दूसरे क्वेश्चन के अंदर पुटअप किया, दूसरे को तीसरे के अंदर किया, उन्हीं को रिलेट करके पूरी कॉपी उन्होंने लिखी। तो मैं इसीलिए प्रेफरेंस पर रख रहा हूँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। सॉरी, एक्सप्लेन द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। एक्सप्लेन करना है किसको, मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन को, और डिफरेंस बिटवीन द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के बीच में डिफरेंस लिखना है। और इसका तीसरा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटल हेल्दी पर्सन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, मेंटल हेल्दी पर्सन के, उनको भी हमें यहाँ डिनोट करना है। अब आप समझ रहे होंगे कि मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो मेंटल हेल्थ मेंटल हाइजीन वाली यूनिट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हमेशा वेरी शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, और इस बार भी आएगा, उसके फुल ऑफ चांसेस है। क्योंकि 2 साल के अंदर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसके रिपीट हुए हैं मेंटल हेल्थ मेंटल हाइजीन के। तो उसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन बनता है कि ये चीज़ रिपीट होगी। नेक्स्ट करते हैं हम बात हमारे डिस्क्राइब द बॉडी माइंड रिलेशनशिप इन ह्यूमन बिहेवियर। अब क्वेश्चन आता है, ये बायोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर के जो यूनिट है उससे ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि डिस्क्राइब करना है किसको, बॉडी माइंड रिलेशनशिप इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के अंदर बॉडी माइंड रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था और इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमेशा साइकोलॉजी के अंदर एक चीज़ ज़रूर याद रखना,
साइकोलॉजी के अंदर एक चीज़ क्या याद रखनी है, आप जितना ज़्यादा डेकोरेटिव तरीके से अगर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को लिखते हो, एग्जामिनर के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं कि आपको अच्छे नंबर दे, क्योंकि डेकोरेटिव जो डेकोरम होता है एक साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का, एक बेसिस ऑफ सीरीज, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि आपको जो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन एक डेकोरम तरीके से करने हैं। अब डिस्क्राइब किया हमने, अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्क्राइब द मोटिवेशन एंड बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ द मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन का इंट्रो, मोटिवेशन की डेफिनेशन, फिर बायोलॉजिकल नीड्स क्या क्या है मोटिवेशन की। ठीक है, मैं बात करता हूँ अब हमारे अगले क्वेश्चन पर जो आता है शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, शॉर्ट नोट्स के अंदर पहला शॉर्ट नोट्स आता है परसेप्शन के बारे में, कि हमें परसेप्शन के बारे में लिखना है कि परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन को किस तरीके से डिनोट करते हैं, परसेप्शन के रीज़न क्या क्या हैं, परसेप्शन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम परसेप्शन के अंदर शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। इसको वेरी शॉर्ट नोट के अंदर भी परसेप्शन का क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार। अब मैं बात करता हूँ हमारे शॉर्ट नोट, अगले शॉर्ट नोट्स के बारे में, जो आती है थिंकिंग प्रोसेस से क्वेश्चन आता है। देन अगला क्वेश्चन आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग से, काउंसलिंग और गाइडेंस से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ हमारे अगले पॉइंट के बारे में, स्टेजेस ऑफ थिंकिंग से क्वेश्चन आया। देखो स्टेजेस ऑफ थिंकिंग का क्वेश्चन आ गया। आईक्यू लेवल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आईक्यू लेवल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईक्यू लेवल जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। आईक्यू लेवल से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है कि हमें आईक्यू लेवल डिसाइड करने हैं, कितने आईक्यू लेवल्स किस तरीके से होते हैं, इन्फीरियर है, फिर सुपीरियर है, वेरी सुपीरियर है, इस तरीके से हमें आईक्यू लेवल्स को सेट करना पड़ता है। मेरा अगला पॉइंट हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी की स्टेजेस क्या होती हैं, पर्सनैलिटी की स्टेजेस के ऊपर बात करने इस पॉइंट में हम बात करेंगे। अब मैं बात करता हूँ मेरा अगला पॉइंट, मास्लो थ्योरी। अपने आप में साइकोलॉजी का पिछले 15 सालों से, जो नर्सिंग के 15 साल हैं, नर्सिंग के 15 सालों में मैंने जब सारे पेपर्स देखे, अराउंड 8 to 9 ईयर्स के पेपर जब मैंने देखे, 2011 से 2026 तक के पेपर मैंने अगर एनालाइज़ किए, उसके अंदर मेरे को देखने को मिला आईक्यू लेवल का क्वेश्चन। आप किसी भी सॉल्व पेपर, किसी भी बुक के अंदर चले जाओ, साइकोलॉजी के, आर शिवानी की जो बुक होती है साइकोलॉजी की, उसके अंदर मोस्टली हाईली डोटेड होता है मास्लो थ्योरी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मास्लो थ्योरी से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। मास्लो थ्योरी का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, डिफाइन पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप देन डिस्क्राइब ब्रीफली थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ये बड़ा क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करना, पर्सनैलिटी के टाइप्स को डिफाइन करना और डिस्क्राइब करना ब्रीफली तरीके से थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। अब आप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी जब पढ़ोगे, साइकोलॉजी के अंदर एक चीज़ याद रखो कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हमें साइकोलॉजी याद नहीं हो रही। तो मैं आपको सबसे अच्छा रीज़न बता रहा हूँ, मेरा विद एन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे सीनियर्स ने, मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर सबसे मेन पॉइंट ये था कि मेरे को भी यही चीज़ें लगती थी कि साइकोलॉजी याद नहीं होती। मैं भी मेरे दोस्तों से पूछा था कि यार मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन की डेफिनेशन बता दे यार, मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन को किस तरीके से करें उसको बता दे, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। आता क्या था, मैंने पढ़ा ही नहीं था साइकोलॉजी, क्योंकि जब साइकोलॉजी को आप अपने माइंड पर्पज़ से पढ़ते हो ना कि साइकोलॉजी हमें पढ़नी है, तो वो साइकोलॉजी कहते हैं कि एक कहावत है कि दारू उतनी पियो जितनी आप उसे पी सको, इतनी मत पियो कि वो आपको पी जाए। इसका साफ मतलब साइकोलॉजी से निकलता है कि साइकोलॉजी को आप जब आप अपने माइंड पर्पज़ से पढ़ते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि साइकोलॉजी आपको हिंदी की तरह लगेगी, एक बेसिस ऑफ हिंदी की तरह लगेगी। इतनी ईजी और इतनी ईजीएस्ट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया था साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए। क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम से प्रेरित बच्चा है, उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, वो साइकोलॉजी को कैसे पढ़े, क्योंकि साइकोलॉजी इंग्लिश, सारा जो नर्सिंग का वो कंटेंट है वो इंग्लिश में है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लो,
उसको हिंदी ट्रांसलेट करो, हिंदी ट्रांसलेट करने के बाद उसको अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करो और फिर जाकर उस साइकोलॉजी को समझो। अगर आपके पास टाइम है तो आपने जो पिछले टाइम के अंदर किया हो, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने बताया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मैं तो वेरी शॉर्ट नोट्स के ऊपर मैं बात करता हूँ। वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर बात की जाए, सबसे पहला आता है गाइडेंस। गाइडेंस और काउंसलिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के अंदर, ये साइकोलॉजी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीज़ों के अंदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। मेंटल हाइजीन से वेरी शॉर्ट नोट आ जाएगा। इल्यूजन क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इल्यूजन जैसे मैं कमरे के अंदर एंटर हुआ और कमरे के अंदर वाले हिस्से पर कोई रस्सी रखी हुई है, अब मुझे क्या इल्यूजन हुआ। इल्यूजन मतलब एक दो तरीके के पॉइंट होते हैं, मैं उसको डिनोट करना भूल गया, हेल्यूसिनोजन और इल्यूजन। डिफरेंस बिटवीन द हेल्यूसिनोजन एंड इल्यूजन के बीच में भी डिफरेंस आ सकता है, या सिंगल हेल्यूसिनोजन आ सकता है। जैसे कि मैं अंदर एंटर हुआ कमरे के अंदर, मुझे वो रस्सी दिखी, मुझे एक तरीके से भ्रामक प्रभाव हुआ किसका, अरे ये तो सांप है। मतलब उस रस्सी को, मतलब एक वो उसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर जो फिनोमिना होता है ना वो प्रेजेंट होता है इल्यूजन के अंदर, वो इल्यूजन होता है। आप एक हिंदी तरीके से अगर समझना चाहो इल्यूजन को, तो आप अगर बिना आप इल्यूजन भी नहीं पढ़कर जाओगे तो भी आपको इल्यूजन आराम से आप उसको अटेम्प्ट कर दोगे। अब मैं बात करता हूँ इड और ईगो के ऊपर वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है। थिंकिंग टाइप्स ऑफ थिंकिंग के टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमारे टाइम भी आया था। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी हैं, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। डिस्कस द मोटिवेशन एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज एंड सर्विसेज। डिस्कस करेंगे किसको, प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज को और सर्विसेज को। जो प्रमोटिव और प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज और सर्विसेज होते हैं उनको हमें यहाँ डिस्क्राइब करना है ब्रीफली तरीके से। मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है कॉग्निटिव प्रोसेस। आप सभी नोन हैं इस तरीके से कि एन्यूमरेट द वेरियस कॉग्निटिव प्रोसेस, कि कॉग्निटिव यूनिट के अंदर कितनी कॉग्निटिव प्रोसेस आती हैं उनको वेरियस एक्सप्लेन करना है। और डिस्कस द परसेप्शन इन डिटेल। अब परसेप्शन के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आया, वेरी शॉर्ट नोट भी आया, और परसेप्शन को डिटेल के अंदर एनालिसिस करने के लिए भी बोला गया। आप देख पा रहे हो, अच्छी तरीके से देखना है इन क्वेश्चनों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 5 to 8 ईयर के क्वेश्चन पेपरों से लेकर फिर क्वेश्चन बनाए। मैं कभी भी अपने एजम्पशन के आधार पर क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ। आपको खुद को पता है कि पिछली एग्जाम्स के अंदर भी आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर बताए थे एग्जैक्ट आए हैं, और इस बार भी 90% से ज़्यादा केसेस हैं कि वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या है, शॉर्ट नोट के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। फॉरगेटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप में सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन इससे पिछले बार रिपीट नहीं हुआ था, इसीलिए इस बार शॉर्ट नोट्स के अंदर या तो डिफेंस मैकेनिज्म आ जाएगा या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ये आप गारंटी लिखा लो। वेरियस मेथड ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस। वेरियस मेथड क्या क्या होते हैं, हम स्ट्रेस से कोप करने के लिए जो वेरियस मेथड्स होते हैं, किसके, स्ट्रेस से कोप करने के लिए वेरियस मेथड्स के ऊपर हमें शॉर्ट नोट्स का डिस्क्रिप्शन देना है। इंटेलिजेंस के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। अब मैं बात करूं मेरे अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। मैं लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये चीज़ें हर किसी को नहीं पता होती, और जिनको पता होती है वो कभी पेपर में अटकते भी नहीं हैं। और हमारे जो RHS की यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो गारंटेड उनके टीचर्स भी बताते होंगे, और हम भी बताते ही हैं मोस्टली, इसलिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो चीज़ें। सोशियोलॉजी के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सोशियोलॉजी का जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करें तो डिफाइन सोशल प्रॉब्लम्स।
बात करते हैं किस पे, डिफाइन सोशल प्रॉब्लम पे। पहला जो क्वेश्चन आया वो आया इम्पोर्टेंट, डिफाइन सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम को डिफाइन करना कि सोशियोलॉजी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं उनको डिफाइन करना। डिस्क्राइब द कोजेज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ मेजर सोशल प्रॉब्लम, डिस्क्राइब करनी है और उसके डिस्क्राइब कोजेज, और कोजेज को लिखना है कि सोशल प्रॉब्लम के क्या क्या कोज हैं जिनकी वजह से सोशल प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, और प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने हैं ए मेजर सोशल प्रॉब्लम। एक मेजर सोशल प्रॉब्लम होती है ना, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने हैं। मतलब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, सोशल प्रॉब्लम को। सोशल प्रॉब्लम डिफाइन हमने करी, अब उस सोशल प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके कोजेज को डिफाइन करेंगे, किसकी वजह से, किस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से, मतलब किस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से जो सोशल प्रॉब्लम है उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से इसके कोज, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स और सोशल प्रॉब्लम, इन तीन चीज़ों को हमने क्या किया, डिस्क्राइब करना है हमें। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है, व्हाट अबाउट द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। क्वेश्चन एक बड़ा बन सकता है अगर मैं मानूं कि जैसे सोशलाइजेशन क्या होता है, कि सोशलाइजेशन मतलब अडॉप्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर जो अडॉप्शन है उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। सोशलाइजेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोसाइटी, कम्युनिटी, ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट हैं। ये आपका पीछा नर्सिंग के अंदर तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। आप चाहे फर्स्ट ईयर से पढ़ो चाहे लास्ट ईयर तक पढ़ो, आपके अंदर आपको सोसाइटी, कम्युनिटी, ये चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। कोई बच्चा सोच रहा हो अरे फर्स्ट ईयर पास करके फिर तो इनसे पीछा छूट जाएगा, नहीं, ये फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है और जब तक आप जॉब नहीं लग जाते तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि नर्सिंग रिलेटेड होती है। नर्सिंग सेक्टर को अप्लाई करते हैं हम सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर, तभी जाकर हमें उसका आउटकम मिलता है और हम उसकी नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं। मैं अगले हमारे क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूँ, राइट ए शॉर्ट नोट्स डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी और कम्युनिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली यूनिट से ही। पहली बात तो सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस लिखना है। पहले उनकी डेफिनेशन लिखो दोनों की, फिर उसके बाद उनके डिफरेंस लिखो। अब मैं बात करता हूँ हमारे एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट नोट्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया। क्या इम्पोर्टेंट था वेरियस, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है और उसके एक्सप्लेन करने वेरियस टाइप ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, एलिमिनेशन करने की पावर, डिसऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके वेरियस टाइप्स लिखने हैं, किस किस वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्क्राइब द कोज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कोज और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, बच्चे बहुत बार अचरज में पड़ जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कोई एक पर्सन है, ये कॉन्फ्लिक्ट आपको साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों में देखने को मिलता है कि जैसे कोई एक पर्सन है, उसके अंदर ये चल रहा है कि यार मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम है नर्सिंग की, RUHS नर्सिंग की फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम है, तो मैं किस तरीके से तैयारी करूं। वो आप मतलब मन के अंदर उसके अंदर एक एनर्जी जनरेट हो रही है, मतलब एक उसके अंदर एक जिज्ञासा हो रही है, एक अपने आप एक एक्साइटमेंट हो रही है, तो कि यार फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम है, इन फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम में किस तरीके से पास करूं। घर वालों का प्रेशर है, टीचर्स का भी प्रेशर है कि बच्चे को पास होना है। फिर वो सोचेगा, अपने आप में एक एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है, आपस में उसके जो अपने विचार हैं वो विचार आपस में टकरा रहे हैं। किस तरीके से टकरा रहे हैं कि उन विचारों का आपस में एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर्ड हो रही है, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रहा है उन विचारों का, और उन विचारों को ही क्या बोलते हैं हम, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आत्मीय संघर्ष।
अंतरजातीय या आत्मीय संघर्ष, उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब मैं बात करूं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राइट ए वेरी शॉर्ट नोट। वेरी शॉर्ट नोट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कल्चर डेफिनेशन। कल्चर एक अपने आप में कल्चर बोल सकते हैं कि जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर एक सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसे हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ये सारे एक पर्टिकुलर एक क्या कल्चर है, एक धर्म है। वैसे तो माना जाए जैसे कि हम मान ली जाए हिंदू धर्म में, तो हम हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म के कल्चर क्या क्या हैं, जैसे फेस्टिवल्स, ओणम, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम उनके अकॉर्डिंग नए कपड़े पहनते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम चीज़ें करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम फूड प्रिपरेशन करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वो क्या एक तरीके से कल्चर है। जो सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, उस सोसाइटी के जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया को फॉलो करके हम अपने वर्शिप्स और हम अपने गॉडेज वगैरह को उन चीज़ों के अंदर अडप्शन कर रहे हैं, खुद का अडप्शन कर रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर, और उस सोसाइटी के जो रूल्स और रेगुलेशंस को हमने अपनाया है उसी को हम कल्चर बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मैरिज लॉ इन इंडिया। मैरिज लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है क्योंकि जो एक्ट ऑफ फैमिली मैरिज है उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आया है, 2-3 सालों के अंदर क्वेश्चन नहीं आया एक्ट ऑफ फैमिली मैरिज। इसके ऊपर हिंदू एक्ट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन द कल्चर और सोसाइटी। डिफरेंस करना है हमें किसके बीच में, कल्चर और सोसाइटी के बीच में। अब कास्ट इंटरवेंशन के ऊपर हमें क्वेश्चन देखना है। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करूं तो मेरा अगला क्वेश्चन आता है, डिफाइन द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एक्सप्लेन कास्ट फ्रॉम द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड ऑल्सो प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। हाँ जी, अब बात करते हैं हम ट्रेंड्स के बारे में। एक पॉइंट आया है यहाँ पे, आपने देखा कि अब्यूज़ के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आए। एक तो डॉवरी, दहेज प्रथा, दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा है चाइल्ड अब्यूज़ से क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट। ज़बरदस्ती करना, महिलाओं के साथ उनके अधिकारों का गलत उपयोग करना। हैंडीकैप, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेरा अगला पॉइंट, हैंडीकैप। हैंडीकैप क्या है, हैंडीकैप से क्वेश्चन आएगा कि जो बच्चे वो होते हैं, विकलांग होते हैं, उनको जो बत्तियों पर किस तरीके से उनका दुरुपयोग किया जाता है, उनके राइट्स का दुरुपयोग किया जाता है, उनको माल न्यूट्रिशन का शिकार कर दिया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट, वेरी शॉर्ट नोट्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। डिफरेंस बिटवीन द कास्ट एंड क्लास, कास्ट और क्लास पे क्वेश्चन आया है, उसके बीच में डिफरेंस पढ़ के जाना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आ रहा है। डिफाइन द सोशल कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन आया है। डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, सोसाइटी के जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, उनके बीच में भी डिफरेंस आ सकता है। मैंने डिनोट करना भूल गया मैं यहाँ पे उसको, कि डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, इनके डिफरेंस ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करूँ मैं, डिस्क्राइब फैमिली को डिस्कस करना है, एंड टाइप्स ऑफ फैमिली एंड मैरिज एक्ट ऑफ फैमिली, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर बात की जाए तो डिफाइन द सोशल ग्रुप से क्वेश्चन आया। देखो सोशल ग्रुप से क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट नोट्स के अंदर भी क्वेश्चन आया, वेरी शॉर्ट नोट के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। सोशल ग्रुप को डिफाइन करना है, सोशल ग्रुप्स के टाइप्स और अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप्स के प्रिंसिपल की, सोशल ग्रुप्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, सोशल ग्रुप के टाइप्स क्या होते हैं, और सोशल ग्रुप की डेफिनेशन, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करूँ मैं तो डिस्कस द कल्चर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
कल्चर का क्वेश्चन आएगा। एंड एवोल्यूशन ऑफ कल्चर, मतलब कि देखो कल्चर तो हमें बताना ही बताना है, अब हमें बताना है उसका एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन ऑफ कल्चर किस तरीके से हुआ, कल्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ। और तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक, लैग ऑफ कल्चर, लैग ऑफ कल्चर के ऊपर क्वेश्चन बताना है। ठीक है जी। अब इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिएगा। और जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, आप अगर वीडियो देख पा रहे हो, आपके पास वीडियो अगर पहुँच रहा है, तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बात करूँगा आपसे, वो बात करूँगा किसके ऊपर, कि सोशियोलॉजी को और साइकोलॉजी को लिखे कैसे। सबसे देखो एग्ज़ाम, एक तो क्या होता है घास काट के आना होता है, और एक होता है घास को तरीके से काटना, और एक होता है आप घास को मशीन से काटो। तो तीनों के अंदर चीज़ों में डिफरेंस आएगा। मेरी बात समझ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। साइकोलॉजी में जैसे आई डिफाइन साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले आपने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन को बीच में लिखा, इंट्रो लगा के फिर उसके ऊपर एरो करा कि साइकोलॉजी क्या होता है, एक बॉडी माइंड रिलेशनशिप होता है, एक स्टडी ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड बिहेवियर है। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्या होते हैं साइकोलॉजी के अंदर डिनोट होते हैं। ये तो हो गया इसको इंट्रो। ठीक है, स्टडी ऑफ शॉल है साइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ शॉल है साइकोलॉजी, बॉडी माइंड रिलेशनशिप है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ये क्या है, कुछ एक पर्टिकुलर फिनोमिना है जो कि साइकोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इंट्रो लिख दिया। अब लिखते हैं हम डेफिनेशन, पॉइंट डाल के फिर उसको ऐसे गोला करके एक तरीके से बादल टाइप में बना के फिर उसके एरो लगाएंगे। फिर लिखेंगे पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट की, जैसे सिगमंड फ्रूड है ना, इसकी डेफिनेशन कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, और साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। ठीक है, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के अकॉर्डिंग, अमेरिकन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है ANA, उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है। मिनिमम 2 डेफिनेशन अगर आप याद कर पाओ साइकोलॉजी की तो बहुत अच्छी बात है। आपको याद हो जाती है तो भगवान का शुक्र है। अगर एक याद होती है तो आप उसके नीचे आप पर्टिकुलर सिगमंड फ्रूड की डेफिनेशन याद करके जाना, उसके नीचे बाय द सिगमंड फ्रूड डेफिनेशन नीचे लिखना, जिससे एग्जामिनर को लगे कि यार बच्चे ने लिखा है विद एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंटिस्ट के, जिससे उसको लगे कि यार बच्चे ने काफ़ी अंदर बहुत अच्छा कुछ लिखा होगा। वो बिना सोचे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप जब साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखोगे ना वहाँ बाय द सिगमंड फ्रूड, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वो बंदा आपकी डेफिनेशन पढ़ेगा ही नहीं। वो बंदा डायरेक्ट नंबर देगा। 2 नंबर का सवाल, अच्छा 2 नंबर का है, अरे 2 नंबर दे इस बच्चे को, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से स्कोप को पन्ने के बीच में लिखो। आपके पास सफिशिएंट टाइम है और सफिशिएंट आपके पास पेजेस हैं। स्कोप को पन्ने के बीच में लिखो, स्कोप डाला, फिर एरो किया, इस तरीके से स्कोप लिखे, फिर उन स्कोप को डिस्क्राइब करो। ये तो होता है लिखने का तरीका साइकोलॉजी के अंदर। अब साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे बच्चों का सवाल ये आता है कि सर हम तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिख पाते हैं, हम कैसे लिखें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमसे लिखना आता ही नहीं है, हमने कभी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी नहीं। सीधी सी बात, 8 पॉइंट जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या, उसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइकोलॉजी। ये जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इनको आप किसी भी फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक कहीं भी अप्लाई कर दो। सबसे पहले नर्स असिस्ट द पेशेंट, नर्स असिस्ट करेगी पेशेंट को। नर्स प्रोवाइड ए कंफर्टेबल पोजीशन, नर्स असेस द पेशेंट वाइटल साइन, नर्स असेस द फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन, नर्स मेंटेन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हाँ, साइकोलॉजी के अंदर एक सबसे बड़ा, इससे याद आया,
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से भी IPR मेंटेन के लिए एक क्वेश्चन बनता है, तो शॉर्ट नोट्स में IPR आ जाएगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी IPR के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है और नर्स क्या करती है, नर्स भी ऑल्सो अटेंटिव बाय द पेशेंट, अटेंटिव होती है हमेशा पेशेंट के लिए। ऑल केयर ऑफ फैसिलिटी आर प्रोवाइड बाय द नर्स टू द पेशेंट, नर्स ऑलवेज अवेलेबल इन 24/7 इमरजेंसी कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। नर्स मेंटेन पेशेंट IO चार्ट इन इनटेक आउटपुट चार्ट, जो आप नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर पढ़ोगे। नर्स गिव ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट टू एलिमिनेट द डिजीज कंडीशन। नर्स taught about the complication and harmful effect before doing procedure and after doing procedure. Nurse always educate the family member of this patient, and nurse always a care of patient like as a baby। ठीक है, एंड क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कह रहे हैं तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब ही तो ये हो गया। अब साइकोलॉजी के अंदर कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स से भी क्वेश्चन आता है जी कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। ठीक है जी, कोड ऑफ एथिक्स से भी क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजिकल कोड ऑफ एथिक्स। वैसे कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं वो नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर क्वेश्चन बनता है कोड ऑफ एथिक्स का, पर साइकोलॉजिकल कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर तो क्वेश्चन मुश्किल है कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब डन करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। नेक्स्ट मिलते हैं अगले सेमेस्टर के लिए, और थैंक यू सो मच गाइज, आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो के अंदर। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके कंसंट्रेट होकर आप पेपर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा आप अच्छे से अच्छा कंटेंट लिख पाओ, अच्छी राइटिंग लिख पाओ, अच्छी तरीके से डेकोरम तरीके से साइकोलॉजी और सोशोलॉजी लिख पाओ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।